हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने कॉजेज़ ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, इसका स्कोप और इम्पैक्ट, इसके बारे में पढ़ा था। और आज की क्लास में हम वेरियस अथॉरिटीज़ जो होती हैं, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल करने की कोशिश करती हैं या सेटल करती हैं, वो पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अथॉरिटीज़ अंडर द एक्ट। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए हमने इसकी जितनी भी ये अथॉरिटीज़ है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है। पहला है कंसिलिएशन, सेकंड है आर्बिट्रेशन एंड थर्ड है एडजुडिकेशन। कंसिलिएशन जिसको हम बोलते हैं समझौता आधारित व्यवस्था होती है। आर्बिट्रेशन के अंदर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठती है, आर्बिट्रेटर होता है। और एडजुडिकेशन में हम न्यायिक व्यवस्था, जुडिशनल मशीनरी जो है उसके द्वारा विवाद को निपटाने की कोशिश करते हैं। कंसिलिएशन में हम पढ़ेंगे 3 कंसिलिएशन हम क्या कहेंगे इसको के द्वारा, हम कमिटीज़ के द्वारा या ऑफिसर के द्वारा या बोर्ड के द्वारा हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड करा है। फर्स्ट है वर्क कमेटी के द्वारा, सेकंड है कंसिलिएटिंग ऑफिसर के द्वारा, वर्क कमेटी को हम हिंदी में कार्य समिति बोलते हैं, कंसिलिएटिंग ऑफिसर को हम समझौता या सुलह अधिकारी बोलते हैं, और बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन को हम बोलते हैं समझौता या सुलह मंडल। फिर है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जिसे हम बोलते हैं जांच न्यायालय, और फिर आता है एजुकेशन में लेबर कोर्ट जिसको हम श्रम न्यायालय, लेबर कोर्ट के नाम से जानते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल औद्योगिक अधिकरण, और राष्ट्रीय अधिकरण जिसे हम बोलते हैं नेशनल ट्रिब्यूनल। तो अब हम एक एक के बारे में, ये क्या है कमिटीज़, ये कैसे काम करती है, इसके मेंबर्स कितने होते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है वर्क कमेटी जिसे हम बोलते हैं कार्य समिति। वर्क कमेटी के अंदर मैं आपको बता दूं, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जिसे हम बोलते हैं समुचित सरकार के द्वारा इस कमेटी को बनाया जाता है। और इसमें समुचित सरकार ने इसके अंदर ये कहा है कि किसी भी प्रतिष्ठान के अंदर अगर 100 से अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं या लास्ट 12 महीने में 12 मंथ्स की अवधि में अगर वह कार्य कर चुके हैं 100 से अधिक श्रमिक, तो समुचित जो सरकार है उसके लिए कार्य समिति का गठन करने का आदेश दे सकती है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो उस एस्टैब्लिशमेंट को, उस संस्था को, उस प्रतिष्ठान को ये ऑर्डर कर सकती है कि आप वर्क कमेटी का फॉर्मेशन करें। अब इसके अंदर सदस्य की संख्या होती है। कार्य समिति का गठन सेवायोजकों एवं श्रमिकों, एम्प्लॉयर और जो लेबरर्स होते हैं, श्रमिक होते हैं, वर्कर्स, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर बनाया जाती है वर्क कमेटी। लेकिन इसके अंदर ये देखा जाता है कि कभी भी जो वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव का जो नंबर है वो एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव से कम नहीं होना चाहिए। फिर जो कार्यरत श्रमिक ही श्रम के जो प्रतिनिधि हो सकते हैं। हमें इसके अंदर ये भी देखना पड़ता है कि जो एट प्रेजेंट हमारे प्रतिष्ठान के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो ही इसके मेंबर्स बन सकते हैं, बाहर का कोई भी व्यक्ति प्रतिनिधि नहीं कर सकता है। अब इसके अंदर अगर 2 तरीके का वो है ट्रेड यूनियन, रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड, तो इसके अंदर संस्था में उन श्रमिकों के द्वारा चुनाव करेंगे रिप्रेजेंटेटिव्स का। जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है वो भी रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करेगी, और जो अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के जो सदस्य हैं वो भी श्रमिकों का संस्था के उन श्रमिकों द्वारा चुनाव जो किसी पंजीकृत श्रम संघ के सदस्य नहीं है। तो अगर कोई रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के का सदस्य नहीं है तो वो लोग भी इसको जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनका चुनाव करते हैं। और सेवायोजक
के प्रतिनिधियों का भी नामांकन किया जाता है, नॉमिनेशन किया जाता है। सेवा योजक के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं और इसके अंदर जो सदस्यों की संख्या है वो 20 से ज़्यादा, केंद्र सरकार ने जो नियम बना रखे हैं वो 20 से ज़्यादा नहीं हो सकते है। अब इनके कर्तव्य क्या रहता है? इनका कर्तव्य ये रहता है कि इनको दोनों के बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में अच्छे रिलेशनशिप बना के रखने, विचार विमर्श करें किसी भी बात के ऊपर, और जहाँ तक हो सके जो आपसी मतभेद है दोनों के बीच में उसको ख़त्म करें और सामान्य हित के ऊपर बात करी जाती है। तो ये होता है वर्क कमेटी जो है, कार्य समिति, उसका कार्य, उसका गठन कैसे किया जाता है। तो इन द केस ऑफ एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इन विच 100 और मोर वर्कमेन्स आर एम्प्लॉयड एंड हैव बीन एम्प्लॉयड इन एनी डे इन द preceding 12 months, the appropriate government may by general or special order require the employer to constitute in the prescribed manner a work committee consisting of representatives of employers and workmen engaged in the establishment. So however, that the number of representatives of the workmen on the committee shall not be less than the number of representatives of the employer, and the representatives of the workmen shall be chosen in the prescribed manner from among the workmen engaged in the establishment and in consultation with the trade union, if any, registered under Indian Trade Union Act 1926. ये सारे पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑर्डर करती है, नंबर ऑफ़ मेंबर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और मेंबर्स टू बी फॉर्म बाय करंट वर्कर्स में ही लेंगे। सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा चुनाव किया जाता है, उसके द्वारा हम रिप्रेजेंटेटिव्स का चयन करते हैं वर्कर्स साइड से, एम्प्लॉयर साइड से। 20 से ज़्यादा नहीं हो सकता, और इनकी लायबिलिटी, इनका कर्तव्य क्या बनता है। नेक्स्ट है कंसिलिएशन ऑफिसर, जिसे हम बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, समझौता या सुलह अधिकारी। इसका जो कार्य क्षेत्र है वो सेक्शन 4 के अंडर आता है। समुचित सरकार द्वारा नियुक्ति करी जाती है कंसिलिएशन ऑफिसर की। समुचित सरकार राजकीय गैजेट की अधिसूचना जारी कर उन्हें, अगर उसे ठीक लगता है तो वह एक कंसिलिएशन ऑफिसर को अपॉइंट करता है। सुलह अधिकारी को नियुक्ति या अपॉइंटमेंट किया जाता है ताकि जो औद्योगिक विवाद है उसको ये सेटल करे और समझौता करवाए। एक से अधिक की नियुक्ति, इसमें हम कहते हैं यदि सरकार उचित समझे तो एक से अधिक व्यक्ति या अधिकारी की भी नियुक्ति कर सकती है। और समझौता जो अधिकारी होता है उसका क्षेत्र जो है वो जो भी उद्योग में उसको अपॉइंट किया गया है वो रहता है। एक से अधिक उद्योग में भी उसका अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। और कार्य अवधि इनकी रहती है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि स्थायी भी हो सकती है और अल्पकाल के लिए भी इसका अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। इधर परमानेंट भी हो सकता है और फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है। इसकी ड्यूटीज़ रहती है कि दोनों के बीच में समझौता कराना, उन्हें प्रेरित करना है कि वो समझौता कर ले, और जो भी उसको कार्रवाई करनी होती है वो उस कार्रवाई को करता है। और इसके लिए स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है समझौता अधिकारी को कि आपको इतने टाइम पीरियड में इसको इन दोनों के बीच में समझौता कराना है। और जो भी तथ्य हैं उसको तत्काल आप जांच करें कि क्या बात, ये मतभेद आया है या विवाद उत्पन्न हो रहा है, ये इसके रीजंस क्या हैं, और उसको प्रोत्साहित करें। दोनों जो विवाद है, दोनों जो पार्टीज़ हैं उनको प्रोत्साहित करें कि वो इस विवाद को निपटाएं, और उसकी रिपोर्ट उन्हें भेजनी होती है। जो ऑफिसर है, कंसिलिएशन ऑफिसर है, सुलह अधिकारी, उसको उसकी रिपोर्ट आगे भेजनी पड़ती है कि मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट भरना पड़ता है और हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। अपने जो भी पक्षकार हैं उसको भी अपने हस्ताक्षर करने, ये रिपोर्ट आगे सबमिट करी जाती है। अगर वो समझौता नहीं कर पाता है तो उसके भी उससे पूछा जाता है कि उसने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या उसने तथ्य या फैक्ट उसने क्या सर्च करे हैं, वो सारी रिपोर्ट बना के उससे देनी पड़ती है। उसको कहा जाता है कि आप आगे मामले को आगे निर्देशित करें, आगे उसको सेंड करें, चाहे वो समझौता बोर्ड हो, श्रम लेबर कोर्ट हो, या औद्योगिक अधिकरण हो, या राष्ट्रीय अधिकरण हो, उनको आप आगे उस रिपोर्ट को भेज दें कि मैं इसको सेटल नहीं कर पाया हूँ। आगे जो पार्टी है, आगे जो अथॉरिटीज़ हैं वो उसको सेटल करें। और रिपोर्ट देने का समय होता है 14। समझौता अधिकारी को अपनी रिपोर्ट कार्रवाई प्रारंभ करने के 14 दिन में, 14 डेज होती है,
उसके अंदर उसको ये सारी रिपोर्ट बना के देनी होती है। और लिखित ये जो समझौता अधिकारी जो होता है उसको जो विवाद में सभी पक्षकार लिखित ठहराव के द्वारा इस अवधि को जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। अगर जो पक्षकार हैं वो चाहें कि भाई इसका टाइम पीरियड बढ़ाना है तो वो एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा इस टाइम पीरियड को बढ़ा भी सकते हैं। अब इसके पास क्या जो कंसिलेशन ऑफिसर होता है उसके पास कुछ पावर्स होती हैं कि वो कभी भी परिसर में जा सकता है, जांच कर सकता है, कोई डॉक्यूमेंट अगर उसको चाहिए तो वो डिमांड कर सकता है। और अगर उसको लगता है कि मुझे किसी व्यक्ति को बुलाना है तो वो उसको उपस्थिति के लिए बाध्य भी कर सकता है। अगर उसे लगता है कि मुझे कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, निरीक्षण करना है और उसके पास निरीक्षण करने की भी शक्ति है। तो ये होता है कंसिलेशन ऑफिसर। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट सच नंबर ऑफ पर्सन एज इट थिंक्स फिट टू बी अ कंसिलेशन ऑफिसर चार्ज्ड विद द ड्यूटी ऑफ mediating in and promoting the settlement of industrial dispute, and the officer may be appointed by the specific for the specific area or for the specified area and for a specified industry in the specified or more specified industry either permanently or for the limited time period. नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ कंसिलेशन जिसे हम बोलते हैं समझौता बोर्ड। अब इसमें बोर्ड का गठन किया जाता है। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे एज ओकेशन अराइजेज by notification in the official gazette constitute a board of conciliation for promoting the settlement of industrial dispute. The board shall consist of chairman। अब इसमें चेयरमैन होता है, चेयरमैन को हम अध्यक्ष कहते हैं, और उसके साथ 2 या 4 2 और 4 आइदर मेंबर्स होंगे, अदर मेंबर्स होंगे जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को जितना फिट लगेगा वो उसको लेगी, या तो 2 या 4। द चेयरमैन शैल बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन, चेयरमैन एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। एंड द अदर मेंबर शैल बी द पर्सन अपॉइंटेड इन इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर बोथ द पार्टीज ऑफ द डिस्प्यूट, एंड एनी पर्सन अपॉइंटेड टू रिप्रेजेंट द पार्टी शैल बी अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द दैट पार्टी। अब इक्वल मेंबर्स होंगे, या तो एक एक दोनों की तरफ से होगा या 2 दोनों की तरफ से किए जाते हैं। अब समुचित सरकार द्वारा गठन किया जा रहा है। गठन का कोई ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें सेटल करना है इसको। सदस्य होते हैं चेयरमैन और अदर 2 और 4 सदस्य, या 2 या 4 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति, चेयरमैन का अपॉइंटमेंट किया जाता है, सदस्यों की नियुक्ति करी जाती है इसके अंदर। अब क्वारम पूरा करना ज़रूरी है कि भाई इसके अंदर इतने मिनिमम सब लोग होंगे तभी इनकी बोर्ड का जो गठन किया गया है, बोर्ड के इतने मेंबर्स होने ज़रूरी है, तभी जो कार्यवाही है वो प्रारंभ करी जाएगी। और बोर्ड को कार्रवाई रोकना यदि समुचित सरकार बोर्ड को सूचित कर देती है कि अध्यक्ष अथवा किसी भी अन्य सदस्यों की सेवाएं उपलब्ध होना बंद हो गया है तो बोर्ड उस समय तक कार्य नहीं कर सकता है जब तक उसको आदेश नहीं दिए जाते हैं। अब इसके पास कौन डिस्प्यूट रेफरेंस, कौन विवादों का निर्देश कहाँ से आएगा, रेफरेंसेस ऑफ डिस्प्यूट कहाँ से आएंगे बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन के पास। सरकार द्वारा निर्देश सरकार भेजती है। पक्षकार अगर आवेदन करते हैं कि बोर्ड के पास हम जाएं और बोर्ड हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, इस ये जो हमारे मतभेद है दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो रहा है उसको सॉल्व करें, तो वो पक्षकार आवेदन कर सकते हैं। अब इसकी ड्यूटीज़ क्या बनती है। सबसे पहले औद्योगिक विवाद को निपटाना है, जांच पड़ताल करनी है और पक्षकारों को प्रोत्साहित करना है कि वो जो विवाद हो रहा है उसको ख़त्म करें और एक समझौते पे आए, आपसी समझौते पे आए, उसको निपटाएं। समझौते की रिपोर्ट भरनी पड़ती है। समझौता ना होने की दशा में फिर से अगर यहाँ पर भी समझौता नहीं होता है तो उसको सारी डिटेल भेजनी पड़ेगी, अभी तक जो भी बोर्ड ने कार्य किया उसको देना पड़ेगा, और आगे मामले को आगे निर्देशित ना करने की दशा में पक्षकारों को सूचित करना। अगर वो आगे नहीं निर्देश फॉरवर्ड कर रहा है तो उसको पक्षकारों को सूचित करना पड़ेगा। निर्देशित अवधि में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। अब इसके पास भी क्या होता है कि ये जो है इसके पास 2 महीने का समय होता है कि उसे 2 महीने पर कार्य करना है, अगर नहीं करता है तो उसे आगे फॉरवर्ड करना है। लिखित व हस्ताक्षरित रिपोर्ट होनी चाहिए, रिटर्न में रिपोर्ट बनानी होती है और पार्टीज़ के और या सदस्यों के उसमें साइन होने ज़रूरी है। जो बोर्ड है, बोर्ड के मेंबर्स हैं उनमें साइन होना ज़रूरी है। और यदि बोर्ड का कोई भी सदस्य इस रिपोर्ट से असहमत है तो वह भी
इस बात का उल्लेख कर हस्ताक्षर करना चाहिए। अगर उसको लगता है कि मैं इससे असहमत हूँ इस रिपोर्ट से, तो वो अपनी जो भी असहमति है उसको लिख सकता है और हस्ताक्षर कर सकता है। अब इसके पास क्या पावर्स होते हैं? सबसे पहले परिसर में प्रवेश कर सकता है। ये बोर्ड के जो बोर्ड है वो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर निकालनी होती है तो जो प्रतिष्ठान है उसके अंदर या संस्था के अंदर प्रवेश ले सकता है। इसके पास सिविल कोर्ट की शक्तियाँ होती है, जो शक्तियाँ सिविल कोर्ट की है, जैसे गवाहों की जांच करने के अधिकार प्राप्त होते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट है अगर उसको वो सामने वाले पार्टी को बाध्य कर सकता है कि हमें इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। और इसके पास लोक सेवक की जो शक्तियाँ होती है वो भी इसके पास है, धारा 21 के तहत वो होती है सारी। और ये सारे कार्य बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन के रहते हैं, जिसके द्वारा वो विवाद को निपटाने की कोशिश करती है। नेक्स्ट है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को हम बोलते हैं जांच न्यायालय। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में एज ओकेशन अराइजेस बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट कॉन्स्टिट्यूट अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी फॉर इंक्वायरिंग इनटू द मैटर अपीयरिंग टू बी कनेक्टेड with or relevant to an industrial dispute. The court may constitute of one independent person or such number of independent person as the appropriate government may think fit. And where a court constitute of 2 or more members, one of them shall be appointed as a chairman. अब इसके अंदर क्या होता है कि कोर्ट के अंदर क्या दो या दो से ज़्यादा सदस्य हो सकते हैं, और इसके अंदर जो एक व्यक्ति कौन होगा? एक व्यक्ति चेयरमैन होगा। अ कोर्ट हैविंग अ प्रिस्क्राइब्ड क्वोरम मे एक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन एंड एनी ऑफ इट्स मेंबर और एनी वैकेंसी इन इट्स नंबर, provided that if the appropriate government notifies the court that the service of the chairman has ceased to be available, the court shall not act until a new chairman has been appointed. अब जो भी कोर्ट जो भी इंक्वायरी कर रहा है उसके लिए चेयरमैन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कह दे कि भाई कोर्ट के बिना और चेयरमैन के बिना आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो, तो जब तक नए चेयरमैन का अपॉइंटमेंट नहीं होगा तब तक कोर्ट आगे कार्य नहीं करेगा। तो समुचित सरकार द्वारा गठन किया जाता है। उद्देश्य इसका होता है जांच करना। एक या एक से अधिक सदस्य हो सकते हैं। इसमें अधीक्षक का एक व्यक्ति चेयरमैन होगा। क्वारम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्वारम हो। अध्यक्ष या कोई भी सदस्य अगर उपस्थित नहीं होता है तो कार्य पूरा नहीं हो गया। और न्यायालय का कार्य रोकना, अगर यदि समुचित सरकार जांच न्यायालय को सूचित कर देती है कि अधीक्षक की सेवा उपलब्ध नहीं हो रही है, तो जब तक नए व्यक्ति के अपॉइंटमेंट नहीं होगा तब तक वो कार्य नहीं करेगी। इसके बाद डिस्प्यूट कहाँ से आएंगे? सरकार इसको डिस्प्यूट्स देती है कि आपको ये सेटल करना है। पक्षकारों के आवेदन, पक्षकार भी कोर्ट के पास जा सकते हैं। अब इसकी ड्यूटीज़ क्या रहती है? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जांच पड़ताल करनी है, रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। अगर आपके डिसीजन से कोई भी पार्टी असहमत है तो वो भी आपको उसकी भी रिपोर्ट बनानी है। अगर कोई भी सदस्य आपकी उससे असहमत है तो वो भी अपनी रिपोर्ट के अंदर मेंशन करेगा। जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो भी डिसीजन दे रही है वो न्याय एवं निष्पक्षता के साथ दे। इसकी पावर्स क्या होती हैं? कार्य प्रक्रिया संबंधित शक्ति इसके पास, ये कोई भी कार्य मतलब जिससे जो निपटाने के लिए उचित समझे वो कार्य कर सकती है। परिसर में प्रवेश कर सकती है। सिविल कोर्ट की शक्तियाँ इसके पास होती हैं। ये सारी हमने देखी। और अगर इनको लगता है कि जांच के लिए हमें और लोगों के परामर्श की ज़रूरत है तो वह एसेसर्स को अपॉइंटमेंट कर सकती है। नेक्स्ट है लेबर कोर्ट। लेबर कोर्ट को हम कहते हैं श्रम न्यायालय, जिसमें हम एक पीठासीन अधिकारी होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब the appointment is done by appropriate government and by the notification of in the official gazette constitute one or more labor court for the adjudication of industrial dispute relating to any matter specified in the second schedule and for performing such other functions as may be assigned to them under the एक्ट। समुचित सरकार द्वारा गठन किया जाता है लेबर कोर्ट का। जो उद्देश्य या कार्य जो है जो उसे दिया जाता है वह शेड्यूल सेकंड जो है उसमें लिखा गया है कि ये सारे कार्य या उद्देश्य के साथ ये काम लेबर कोर्ट कार्य करेगा। और इसके अंदर जो अनुसूची जो मीन्स शेड्यूल सेकंड जो बनाया गया है उसके अंदर स्टैंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड
व्यक्ति की बर्खास्तगी से रिलेटेड, पद मुक्ति से रिलेटेड, हड़ताल या तालाबंदी जो इलीगल होती है उससे रिलेटेड प्रोविजंस हैं, अगर उसको उससे रिलेटेड सारे केस लेबर कोर्ट के पास जाते हैं। इसमें जो सदस्य हैं वो एक ही सदस्य होता है, केवल एक ही सदस्य होता है, जिसको अपन बोलते हैं पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। पीठासीन अधिकारी की योग्यता होती है वह ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो या कभी भी रहा हो, या जो जिला न्यायाधीश अथवा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद के ऊपर उसने कम से कम 3 साल काम करा हो, या भारत के किसी भी न्यायिक पद पर उसने कम से कम 7 वर्ष का कार्य करा हो, या किसी भी प्रांतीय अधिनियम या राज्य सरकार के अधिनियम के अंतर्गत गठित श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में कम से कम 5 वर्ष कार्य किया हो, तो वह व्यक्ति पीठासीन अधिकारी बन सकता है। अब इसकी योग्यता मैंने आपको बताई है कि अगर इसकी अयोग्यता अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले अगर निष्पक्ष नहीं है तो हम उसका अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, और अगर वो व्यक्ति 65 साल का हो गया है तो उसका अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता है एज ए पीठासीन अधिकारी। और रिक्त पद की अगर हो जाता है तो रिक्त पद के रूप में जो भी सरकार को सही लगे, उपयुक्त सरकार उस पद को पूर्ति करेगी, तो सरकार के पास पावर होती है कि उस पद को वो भरती। इसके बाद डिस्प्यूट कहाँ से आते हैं? लेबर कोर्ट के पास डिस्प्यूट सरकार द्वारा किए जाते हैं, या पक्षकार खुद कर सकते हैं, या जो हड़ताल या तालाबंदी पर निषेध, हम ये कहते हैं जब भी कोई विवाद श्रम न्यायालय के पास निर्देशित किया जाता है, तो अगर लेबर कोर्ट के पास कोई केस गया तो उस टाइम आप हड़ताल या तालाबंदी नहीं कर सकते हो। और निर्देश में अन्य संस्थाओं को सम्मिलित करना, अब इसमें लगता है कि अगर किसी भी और दूसरी अथॉरिटी को इंक्लूड करना है तो वो करा जा सकता है। अब इसकी ड्यूटीज़ रहती है कि इनको न्याय निर्णय करना है, एडजुडिकेशन के द्वारा डिस्प्यूट को सेटल करना है, और कोई भी कार्य जो उसे दिया गया है उससे रिलेटेड कोई भी कार्य वो कर सकता है, कार्रवाई करनी होती है, और जल्दी से उसे प्रारंभ करना है कार्रवाई को, और जो भी रिपोर्ट बनेगी उस पर पीठासीन अधिकारी, जो भी अधिनिर्णय लिया गया है उस पर पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करता है और रिपोर्ट तैयार करता है। उसकी पावर उसके पास होती है परिसर में एंटर करना, सिविल कोर्ट की सारी पावर होती है। अगर उसे लगता है कार्य कुछ ज़्यादा है, उसको और लोगों की ज़रूरत है, तो ही कैन अपॉइंट एसेसर्स, और जो भी व्यय निर्धारण की शक्ति होती है, जो भी खर्चा आएगा उसको वो डिसाइड कर सकता है कि ये सारे खर्चे होंगे, और उसे वसूलने के लिए समुचित सरकार जो भी उसे से भी निवेदन कर सकता है कि हमारे को ये सारे खर्चे हमारे इसमें लगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल सरकार, जिसको हम बोलते हैं औद्योगिक अधिकरण, सरकार द्वारा गठन किया जाता है। इसका भी उपदेश एवं कार्य होता है। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिलेटेड टू एनी मैटर वेदर स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल। के अंदर जो भी मैटर है वो उसके लिए, उसको सेटलमेंट के लिए इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को बनाया जाता है। द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ 1 पर्सन ओनली टू बी अपॉइंटेड एज बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एक ही व्यक्ति होता है इसके अंदर जिसको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। द पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द ट्रिब्यूनल। इसके अंदर वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में क्वालिफाइड नहीं हो सकता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इफ थिंग्स सो ही कैन अपॉइंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन अपॉइंट 2 और मोर पर्सन एज एसेसर्स फॉर हेल्पिंग और एडवाइजिंग द ट्रिब्यूनल इन द प्रोसीडिंग्स बिफोर इट। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि जो अधिसूचना सूची शेड्यूल 3 है उसके मामले आप सारे उसमें पॉइंट्स दे रखें कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि इसके पास आते हैं। अब एक ही सदस्य होता है, वो मैंने आपको बता दिया है। पीठासीन अधिकारी की योग्यता, पीठासीन अधिकारी पद पर उस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जिसमें निम्नलिखित में से कोई भी एक योग्यता अवश्य हो। मतलब अगर पीठासीन अधिकारी को हम अपॉइंट कर रहे हैं इसके अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, तो हमें ये देखना है कि वो वही सेम हाई कोर्ट में अगर वो न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका है, या जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम उसने 3 वर्ष काम किया है, तो वो व्यक्ति
पीठासीन अधिकारी बन सकता है। अयोग्यता कब हो जाएगी? अगर वो निष्पक्ष नहीं है या 65 साल से ऊपर है। एसेसर्स को अपन अपॉइंट करते हैं और पद के ऊपर सरकार के पास अगर पद खाली हो जाता है तो सरकार उसे पुनः भर सकती है। रेफरेंसेस ऑफ डिस्प्यूट कहाँ से आते हैं? सरकार के द्वारा, पक्षकारों के द्वारा। और अगर हमें लगता है कि हड़ताल या तालाबंदी पर हमें निषेध लगाना है, जब इसके पास डिस्प्यूट आते हैं तब उस दौरान तालाबंदी या हड़ताल नहीं करी जाती है, उसके ऊपर निषेध होता है, रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। और निर्देश में अन्य संस्थाओं को सम्मिलित करना, अगर उसको लगता है कि इसके अंदर दूसरे और अथॉरिटीज़ को इंक्लूड करना है तो वो उसको इंक्लूड कर सकती है। और ड्यूटीज़ रहती है कि जो भी नियम बने हैं उसके अधीन ही उनको डिसीजन देना है। और जो शेड्यूल 2 और 3 है उसके मामले सारे पे न्याय निर्णय कर सकती है। कार्रवाई यथाशीघ्र प्रारंभ करनी होती है और लिखित में अपनी रिपोर्ट देनी होती है। जो अधिनिर्णय है उसको पीठासीन अधिकारी सिग्नेचर करता है अपने। और पावर्स इसकी रहती हैं इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की परिसर में प्रवेश करना। सिविल कोर्ट के पास जो भी पावर्स हैं वो सारी पावर्स होती हैं। एसेसर्स को अपॉइंट किया जा सकता है और जो भी खर्चा जो इसका हुआ है वो उस खर्चे को समुचित सरकार से निवेदन कर सकता है कि ये जो भी रिटर्न में दे सकता है कि हमारे ये सारे खर्चे हुए हैं। और जो भी भू राजस्व की भांति इसको वसूल कर सकता है, बाद में वसूला जा सकता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट नेशनल ट्रिब्यूनल। नेशनल ट्रिब्यूनल जो है केंद्र सरकार के द्वारा इसका गठन किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट constitute one or more national tribunal for adjudication of industrial dispute in the opinion of central government involves questions of नेशनल इम्पोर्टेंस। इसके अंदर जो भी नेशनल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड अगर कोई केस है या डिस्प्यूट हो रहा है तो वो वाले केसेस इसके पास जाते हैं। नेशनल ट्रिब्यूनल कंसिस्ट ऑफ 1 person ओनली टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक ही व्यक्ति होता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। द पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। इसके अंदर ज़रूरी है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर हम अपॉइंट कर रहे हो तो फिर वो व्यक्ति जज हो कोर्ट का। हम आगे भी पढ़ चुके हैं कि वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में इफ़ इट्स सो थिंग्स फिट अपॉइंट 2 person। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि अगर और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है तो वो 2 person एज एन असेसर अपॉइंट कर सकती है नेशनल ट्रिब्यूनल के लिए। अब केंद्र सरकार इसका गठन करती है। उद्देश्य होता है विवाद राष्ट्रीय महत्व रखना ज़रूरी है। इसमें सदस्य होता है, एक ही व्यक्ति होता है। पीठासीन अधिकारी की योग्यता होती है, वही इसके अंदर पॉइंट्स आ जाएंगे। जैसे 65 साल की उम्र है, वो व्यक्ति निष्पक्ष होना ज़रूरी है। एसेसर्स की नियुक्ति करी जाती है। पद खाली हो जाता है तो उसे केंद्र सरकार पुनः भरती है। अब इसके पास जो डिस्प्यूट होंगे वो कहाँ से आएंगे? केंद्र सरकार द्वारा आएंगे या पक्षकारों के द्वारा, या हड़ताल। और उस टाइम पीरियड पे कोई हड़ताल, जब इसके पास केस चल रहा है तो उस टाइम पीरियड पर कोई हड़ताल या तालाबंदी नहीं होती है। और निर्देश व अन्य संस्थाओं को सम्मिलित करना, अगर लगता है कि और किसी भी संस्था को सम्मिलित करना है तो वो करा जा सकता है। जो अधिसूची मीन शेड्यूल 2 और 3 है वो सारे मामले इसके पास आते हैं न्याय के लिए। और उचित विधि का पालन करना होता है इनको। कार्रवाई यथाशीघ्र प्रारंभ करनी होती है। और अगर इनको लगता है कि टाइम पीरियड को बढ़ाना है तो बार बार उसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ती है। और अधिनिर्णय लिखित में तैयार होता है और उसको पीठासीन अधिकारी उसके ऊपर सिग्नेचर करता है। अब परिसर में एंटर करने की पावर होती है। सिविल कोर्ट की सारी पावर्स होती है। एसेसर्स को अपॉइंट करने की पावर होती है। वह जो भी खर्चा हुआ है उसको वो जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसको बता सकती है वसूलने के लिए। और अब इसके साथ ही हमारी जो जितनी भी अथॉरिटीज़ है वो ख़त्म हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या प्रोसीजर्स रहती हैं इनकी, उसके बारे में पढ़ेंगे। टिल देन हैव ए नाइस डे।